तालिबान ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में 15 साल से ऊपर बच्चों की लिस्ट मांगी गई है और यह फरमान जारी किया गया है कि 45 साल से नीचे वाली महिलाओं को तालिबानी कोड लड़ाकों के साथ ही शादी करनी होगी। कुल मिलाकर देखें तो तालिबान कानून लगना अब अफगानिस्तान में शुरू हो चुके हैं। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अब सारे देश इस सोच में पड़ चुके हैं कि तालिबान का ये चेहरा उनके लिए फायदे वाला है या फिर ये घाटे का सौदा है। देखिए इस रिपोर्ट में। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री 13 और 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मिले थे और इन सभी देशों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टिका था अफगानिस्तान पर। इस 2 दिन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि 14 जुलाई को एससीओ के प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें देश में बन रहे हालात और तालिबान के सत्ता हासिल कर लेने की आशंकाओं और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। 2018 में बनाया गया एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह का काम आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध अफगानिस्तान बनाने के प्रयासों के लिए प्रस्ताव और सुझाव देना है। चीन के संसाधन संपन्न शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगभग 8 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए चीन की मुख्य चिंता यह है कि अगर तालिबान वाकई सत्ता पर काबिज हो जाता है तो चीन के शिनजियांग में सक्रिय अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अफगानिस्तान में पनाह और वहां से सहायता मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामिक अलगाववादी समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान स्थापित करना चाहता है। शिनजियांग प्रांत चीन के जातीय अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों का घर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ETIM को 2006 में जातीय वीगर अलगाववादी समूहों का सबसे उग्रवादी संगठन बताया था। एक आतंकवादी संगठन भी इसे घोषित कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाओं पर नजर रखते हुए चीन अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे चीन को अफगानिस्तान के एक दोस्त के रूप में देखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग से जितनी जल्दी हो सके पुनर्निर्माण कार्य में निवेश करने के बारे में बातचीत हो पाएगी। तालिबान ये भी कह चुका है कि वो अब शिनजियांग से चीन के वीगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। तो चीन के बाद बात अगर रूस की करें तो आपको बता दें कि रूस की अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान कहीं इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ न बन जाए। रूस का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी तो पूरे मध्य एशिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और अगर खून खराबा हुआ तो उसके छींटे मॉस्को तक पहुंचेंगे। तालिबान को एक संभावित सुरक्षा कवच मानकर रूस उससे अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है। रूस के प्रभाव वाले देश जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस यह आशंका जता चुका है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की सरहदों पर मानवीय और सुरक्षा संकट खड़े हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण में भारत अब तक $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुका है। अगर बात करें कि इस पूरे मसले का असर भारत पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा बांध भी बनाया गया। भारत ने शिक्षा, तकनीकी सहायता भी दी है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया। अब जाहिर है इस तरह के गहरे जुड़ाव के कारण भारत अफगानिस्तान में किए अपने निवेशों के लिए चिंतित है। तालिबान जिस तरह की हिंसा अफगानिस्तान में कर रहा है, उस स्थिति में उसके सत्ता हासिल कर लेने की वैधता पर भारत सवाल उठा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त खोने को लेकर है। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पाकिस्तान पर रहता है। वहां भारत की पकड़ कमजोर होने का मतलब है पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाना।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी मुख्य चिंता भी यही है कि उसके बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा लग जाएगा। दूसरी चिंता यह है कि पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान की सेना के अभियानों के कारण अफगानिस्तान भाग गए थे, कहीं शरणार्थियों के भेष में पाकिस्तान में वापस न आ जाएं। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से अफगान तालिबान की सहायता करने का आरोप लगता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस समर्थन के पीछे मुख्य वजह अफगानिस्तान में भारत के दबदबे का मुकाबला करना है। अब जानकार मानते हैं कि नेटो सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के साथ ही पाकिस्तान अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने की अब उम्मीद लगा बैठा है। वो ताकत जो उसने 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद अफगानिस्तान में खो दी थी। जहां उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 144 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी 1344 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों ही देश इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में हिंसा होने पर उनके लिए शरणार्थी संकट उभर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं हुई जब अफगानिस्तान सरकार के सैनिकों ने तालिबान के डर से जान बचाने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ इन दोनों देशों में जाकर पनाह ली थी। ताजिक सीमा के साथ लगता अफगानिस्तान एक बड़ा इलाका तालिबान के नियंत्रण में आ चुका है। इसी के कारण ताजिकिस्तान 20,000 रिजर्व सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी चिंताएं तुर्कमेनिस्तान की भी हैं। तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और उसे भी यही आशंका है कि आने वाले दिनों में उसकी सीमाओं पर एक मानवीय और सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। रूस और चीन की ही तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चिंता इस्लामी चरमपंथ को लेकर है। इन दोनों देशों की सीमा भले ही अफगानिस्तान से न लगती हो, लेकिन उन्होंने अपने देशों में हुए हमलों को अक्सर अफगानिस्तान से जोड़कर देखा है। किर्गिस्तान को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे चरमपंथी संगठन सहित इस्लामी विद्रोही आंदोलनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कजाकिस्तान काफी समय से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में शामिल रहा और आर्थिक रूप से मदद करता रहा। कजाकिस्तान नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी भागीदार है। इस नेटवर्क के तहत अमेरिका, रूस, मध्य एशिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले काकेशस देशों के बीच अफगानिस्तान में रेल और ट्रक के माध्यम से सप्लाई होती है। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना का एक बड़ा असर ये हो सकता है कि मध्य एशिया के देश अपने प्राकृतिक गैस, तेल और कोयले जैसे संसाधनों को दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इन मध्य एशियाई देशों की नजरें अफगानिस्तान में उभर रही राजनीतिक स्थिति पर अब टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हो गए थे। इसे शंघाई 5 कहा गया था। शंघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह को शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के उफा में शंघाई सहयोग संगठन ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 जून 2017 को अस्ताना में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हो गए। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका को संवाद भागीदार का दर्जा मिला था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।